सभी को नमस्कार। केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का विकास और निर्माण। भारतीय संविधान का विकास चल रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश ताज का शासन, जो 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद में जो ब्रिटिश ताज का शासन भारत में चल रहा, हम उसको पढ़ रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें पढ़ा था हमने बंगाल का विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में और कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम या 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं भारतीय विकास का निर्माण, है ना। विकास कैसे हुआ और निर्माण तक कैसे हम पहुंचेंगे ये हम पढ़ रहे हैं। ये क्रम चल रहा है, हम जीरो से पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जीरो से चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से कॉन्स्टिट्यूशन को शुरुआत की है और 100% तक हम लेके जाएंगे। बस आप समझते चलो और क्लासों को रेगुलर लो। हम आज पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसी का दूसरा नाम है 1909 का मार्ले, इसी को कहते हैं, दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ अधिनियम का नाम लिखा है मैंने। अब जो ब्रिटिश सरकार भारत भेज रही है उसका क्या नाम है? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो आ रहा है वो आ रहा है 1909 में, सन 1909 में आ रहा है। देखो इसमें क्या क्या प्रावधान करके भेजे हैं। देखो सबसे पहले ये समझो इसका नाम मार्ले मिंटो क्यों पड़ा। देखो इधर इस समय की जो घटना है 1909 में, इस समय मार्ले था ना, ये मार्ले ये नाम है किसी व्यक्ति का। मार्ले और मिंटो दो व्यक्ति है। कौन कौन है ये देखते हैं, इधर आइए। मार्ले क्या थे? भारत सचिव थे। किस समय? 1909 के समय भारत सचिव थे। भारत सचिव मार्ले थे तथा मिंटो, है ना, मिंटो भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय। अब ये वायसराय कहलाएंगे। 1858 तक जब हम पढ़ रहे थे, 1858 का भारत का गवर्नर पढ़ रहे थे इनको, है ना। और यदि मैं कहूं 1833 के पहले अधिनियम तक तो बंगाल का गवर्नर चल रहा था, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर 1833 के एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल कर दिया और 1858 का जो एक्ट आया था उसमें वाइसराय कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय। तो अब आगे तक वाइसराय ही चलेगा। तो मार्ले तो कौन थे? भारत सचिव थे उस समय। और मिंटो कौन थे? वाइसराय थे, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं इसी क्रम में। देखो इसमें होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये जो भेजा गया है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, सीधा सा उद्देश्य, फूट डालो और राज करो। यदि अब ब्रिटिश सरकार को पता चल गया था कि यदि भारत पे राज करना है तो फूट डालो और राज करो। फूट किन में डालनी है? हिंदू मुसलमानों में। समझ पा रहे हो? ये इसका भेजने का सीधा सा कारण था कि हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालना है ना। तो इसका उद्देश्य था भारत में फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। क्योंकि ब्रिटिश सरकार को पता चल गया था कि यदि हिंदू और मुस्लिम एक रहे तो हम भारत पर शासन नहीं कर सकते। कुछ ही दिन करेंगे, बाद में हमें वापस ब्रिटेन जाना पड़ेगा। तो अब इनके दिमाग में यह आ गया कि यदि हमें यहां शासन करना है तो हिंदू मुस्लिमों में दंगे करवा दो, मतलब फूट डाल दो। तो मार्ले मिंटो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रश्न पूछा हुआ है, क्या था? फूट डालो और राज करो। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। देखो इसका उद्देश्य हो गया। अब देखो इसी अधिनियम के तहत क्या होता है भारत में इसी अधिनियम के तहत, यहां से लिख देता हूं मैं, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार, देखो
इनमें दिमाग में ये तो आ गया कि फूट डालना है। अब फूट कैसे डलेगी? फूट ऐसे डलेगी कि मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्व कर दो निर्वाचन क्षेत्र। जब अलग से रिजर्व करेंगे तो हिंदू इसका विरोध करेंगे कि मुसलमानों को अलग से क्यों दिया जा रहा है निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन प्रणाली क्यों दी जा रही है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को क्यों लागू किया जा रहा है। तो इनमें दंगे शुरू हो जाएंगे। ब्रिटिश सरकार चाहती यह है कि इनमें दंगे हो, लेकिन देखो फिर क्या होता है, इसी अधिनियम में क्या लिख के भेज देते हैं, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया जाए। सांप्रदायिक प्रणाली क्या होती है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होती है संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन। संप्रदाय का मतलब हो गया धर्म के आधार पर निर्वाचन, और धर्म के आधार पर भी मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र रिजर्व कर दिया कि इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। तो फिर दंगे होने ही है, भेदभाव होना ही है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो चाहती यही है कि फूट डालो, और फूट इस प्रकार से डाली जा रही है ना। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार सांप्रदायिक, इसको समझना, सांप्रदायिक का मतलब हो गया संप्रदाय, धर्म विशेष, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। बहुत बार प्रश्न पूछा है ये कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कौन से अधिनियम के तहत लागू की गई? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन संप्रदाय के आधार पर, समझ पा रहे हो, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। अच्छा, इस सांप्रदायिक प्रणाली के तहत किया क्या गया? ये तो समझ में आ गया कि सांप्रदायिक प्रणाली क्या है, निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है कि संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन करवाना। अब संप्रदाय के आधार का मतलब हो गया धर्म के आधार पर निर्वाचन कराना, और इसी के तहत लागू किया गया। और यहीं आगे ले लेते हैं हम, और इसी के तहत मुसलमानों को, मैं बात कब की कर रहा हूं? 1909 की, समझना इस बात को, है ना। मुसलमानों को अलग से निर्वाचन, ये देख लो, अब अलग से निर्वाचन क्षेत्र देंगे तो फूट डलेगी। मुसलमानों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, लो फूट डल गई हिंदू और मुस्लिमों में। ब्रिटिश सरकार तो चाहती ये थी, अब अलग से ये नियम और लागू कर दिए कि इनमें डल जाएगी, नहीं डलेगी तो अपने आप डल जाएगी, है ना। फूट डालो राज करो की उद्देश्य सफल हो रहा है, क्योंकि क्या लागू कर दिया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसी के तहत भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। प्रश्न पूछा हुआ है, मुसलमानों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र कौन से अधिनियम के तहत दिया गया था? तो कौन सा अधिनियम? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। यह आ जाएगा मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो थी साधारण इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ। अब देखो, इसी से संबंधित आगे चलते हैं अपन। आगे कैसे कि इसमें जो कथन निकल के आए, कथन क्या थे? और एक बात और यही जान लो कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन है, कथन लास्ट में देखेंगे, क्योंकि सांप्रदायिक प्रणाली यहां आ गई है तो इसको जानना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, है ना, यहां लिख देता हूं मैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन है? जो वाइसराय है वही तो जनक होगा, क्योंकि लागू कौन कराएगा? वाइसराय। तो वाइसराय कौन है इस समय? मिंटो है। कौन है? मिंटो। देखो यहां लिखा हुआ है भारत के, ये रहा भारत के वाइसराय। मिंटो कौन है? भारत के वाइसराय। तो यहां क्या आ जाएंगे? लॉर्ड मिंटो, है ना, लॉर्ड मिंटो। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक लॉर्ड मिंटो, प्रश्न पूछा हुआ है ना। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि 1909 के अधिनियम में क्या क्या हुआ, क्या क्या कथन है। मार्ले ने मिंटो से क्या कहा, के.एम. मुंशी ने इसके लिए क्या कहा, 1909 के अधिनियम के लिए के.एम. मुंशी ने तो क्या कहा, और मार्ले ने मिंटो से क्या कहा इस अधिनियम के तहत, ये हम देखने वाले हैं आगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अब समझ में आना चाहिए, बिल्कुल साधारण भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। जितना सरल तरीका हो सकता है उतना सरल तरीका आपके लिए अपना रहे हैं।
बस आप एक बार क्लास लोगे ना रेगुलरली तो आपको संविधान सरल लगने लग जाएगा। अभी तो ट्रेलर ही चल रहा है, अभी संविधान तो बना ही नहीं है। अभी हम संविधान तो बनाने के लिए तो ये तैयारियां चल रही है, ये ब्लूप्रिंट चल रहा है कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी संविधान की। ये देख लो, ये ब्रिटिश सरकार कैसा शासन कर रही है। 1600 ईस्वी से पढ़ते आ रहे हैं, हम जीरो से पढ़ते आ रहे हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में किया, हमारा देश किन परिस्थितियों में आजाद हुआ, और फिर हमने जो संविधान बना लिया है उसमें क्या क्या प्रावधान है। फिर संविधान शुरू होगा वहां से। तो अभी तो सफर लंबा है, परंतु धीरे धीरे चल रहे हैं, परंतु हर एक चीज को पढ़ते हुए चल रहे हैं। यकीनन मानिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर प्रश्न पूछने की संभावना 0% है। ठीक है, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखो मार्लियामेंटो अधिनियम चल रहा है, अब मैं लिखूंगा यहां पर कथन, है ना, कि इस अधिनियम के तहत क्या कथन निकल के आए, कि कौन क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले मैं कहूंगा इस अधिनियम के तहत, है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में कहा था मार्ले ने मिंटो से। मार्ले ने, है ना, मार्ले कौन थे, भारत सचिव। पूछा हुआ प्रश्न है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के समय भारत का सचिव कौन था, भारत सचिव कौन था, तो कौन थे, मार्ले। मार्ले ने मिंटो से कहा, मिंटो से कहा हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत भारत में नाग के दांत, है ना, विषदंत मतलब जहरीले दांत बो रहे हैं, जिसकी फसल अत्यंत कड़वी होगी, है ना, अर्थात इसके परिणाम जो होंगे वो भयंकर होंगे, और हुए भी। जब सांप्रदायिक निर्वाचन, धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, आगे चलकर हिंदू मुस्लिमों में दंगे हुए, और एक दिन ऐसा आया कि भारत का विभाजन हुआ और अलग से संप्रदाय के आधार पर अलग से पाकिस्तान का निर्माण होता है। ठीक है, ये चर्चाएं हम क्रमवश करेंगे क्योंकि क्रम से चल रहे हैं, ये आगे की बातें हैं। मार्ले ने मिंटो से कहा हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत भारत में नाग के दांत, है ना, नाग के दांत, या इन्हीं को कहते हैं विषदंत, है ना, जहरीले दंत, नाग के दांत बोए हैं, है ना, जिसकी फसल अत्यंत कड़वी होगी, अर्थात इसके परिणाम भयंकर होंगे, इसके परिणाम भयंकर होंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह था कथन 1। पहला कथन तो यह था कि मार्ले मिंटो से कह रहा है कि हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत भारत में नाग के दांत बो रहे हैं। नाग का मतलब होता है सांप। अब सांप के दांतों में जहर तो होता ही है, और यदि सांप के दांत बो रहे हैं मतलब विष दंत बो रहे हैं, इसकी जो फसल होगी वो अत्यंत कड़वी होगी, मतलब इसके जो परिणाम निकलेंगे वो भयंकर निकलेंगे, और निकले भी। क्योंकि अलग से सांप्रदायिक प्रणाली, अलग से मुसलमानों को निर्वाचन क्षेत्र देना, ये हिंदू मुस्लिमों में एकता को तोड़ना था, और इन दोनों में एक दंगे कराने का एक पूरा प्लान था ब्रिटिश सरकार का। ये लड़े झगड़े और हम इन पर राज करें, क्योंकि इसका उद्देश्य ही क्या था इस अधिनियम का, फूट डालो और राज करो। तो ये यहां पर लागू होता है, और ये मार्ले मिंटो से ये बात कहता है। इसी अधिनियम के तहत दूसरा जो कथन आता है वो आता है के.एम. मुंशी का। के.एम. मुंशी क्या कहता है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में, उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या, है ना, उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या, मतलब जो लोकतंत्र बन रहा था, जनता के द्वारा शासन करने की जो उम्मीदें थी,
वो उसकी हत्या हो गई है इसकी वजह से, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की वजह से, क्योंकि हिंदू मुस्लिम अब एक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनमें भेदभाव शुरू हो गया है। अलग से देना मतलब भेदभाव करवाना था। ब्रिटिश सरकार भी यही चाहती थी। उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या, ये कहा था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने, है ना। कौन से अधिनियम के लिए? 1909 के अधिनियम के लिए प्रश्न पूछा हुआ है। उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने कहा था। कौन से अधिनियम के लिए कहा था? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या इसी को कह दे 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? आराम से समझते हुए चलो कि किसने क्या कथन कहा है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या इसी को कहते हैं मार्लेमेंटो अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें यही है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आई? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम, है ना। और इसका उद्देश्य था फूट डालो और राज करो। मार्ले भारत सचिव था इस समय, और मिंटो वाइसराय था। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो जनक है वो है मिंटो, लॉर्ड मिंटो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कोटेशन पूछी हुई है, ये परिभाषा पूछी हुई है, ये डेफिनेशन पूछी हुई है कि ये कौन से अधिनियम के तहत कहा था? तो 1909 का अधिनियम। इसका मतलब 1909 का भारत परिषद अधिनियम महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम आगे। ये हो गया अपना भारत परिषद अधिनियम। अब देखो इसी क्रम को 1909 से आगे जोड़ते हुए चलेंगे अपन, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं। ये हो गया अपना 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं 1909 से आगे क्रम से चलेंगे तो आगे आता है 1915। और 1915 में महात्मा गांधी जी अपनी पढ़ाई, जो लॉ की पढ़ाई थी, वो दक्षिण अफ्रीका से पूरी करने के बाद सीधे भारत आ रहे हैं, है ना। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब आ रहे हैं ये भारत? ये आ रहे हैं, आगमन होता है 9 जनवरी। बहुत बार प्रश्न पूछा है, 9 जनवरी 1915 को बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न कैसे पूछा हुआ है? भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? और भारत में प्रवासी दिवस जब कोई आता है, प्रवास करता है, उसी के आधार पर मनाया जाता है। तो हमारे जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे वो थे महात्मा गांधी। तो इन्हीं के आगमन पर 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। देखो इधर पहले हम महात्मा गांधी को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, है ना। यहां लिख देता हूं, महात्मा गांधी के गुरु। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे बताओ आप? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। पहले कहां पढ़े थे गोपाल कृष्ण गोखले को? याद करो। देखें, सूरत अधिवेशन, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन होता है। और मैंने कहा था गरम दल का जो नेतृत्व कर रहा है वो है लाल पाल बाल, ठीक है। मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक तो गरम दल का। और जो नरम दल के नेतृत्व में थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रनाड़े, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये नरम दल के थे। तो नरम दल में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये गुरु हो गए। देखो अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहां से निकल के आती है वो कौन कौन सी है? एक कभी कभार सीधा प्रश्न पूछ लेता है, कैसे? भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है ना। तो भारत में प्रवासी दिवस कब मनाएंगे? भारत में 9 जनवरी को। याद रखेंगे, ये बात पूछा हुआ प्रश्न है, 9 जनवरी, ठीक है। अब जब भारत के प्रवासी दिवस आ गया तो कभी कभार सीधा सा प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि भारत और राजस्थान में अलग अलग प्रवासी दिवस है। तो राजस्थान में जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है, राजस्थान में प्रवासी दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 से सीधा 10, और 10 क्या? दिसंबर। 10 दिसंबर को राजस्थान में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अभी किसी रिसेंटली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, शायद 4th कर्मचारी में आया होगा या मुझे याद नहीं, पर यह प्रश्न पूछा हुआ है
है ना, ये इसलिए ज्यादा चर्चा में आया था कि राजस्थान, सब 9 जनवरी ऑप्शन देख के 9 जनवरी करके आ गए, लेकिन वो राइट आंसर नहीं था। राइट आंसर क्या है? 10 दिसंबर। अब राजस्थान भारत दोनों का पढ़ लिया, तो विश्व का प्रवासी दिवस भी है इसमें। विश्व प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी दिवस ये कब मनाया जाता है? ये भी दिसंबर में मनाया जाता है, लेकिन कब? 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो, महात्मा गांधी का आगमन 1909 का अधिनियम डिटेल से पढ़ चुके हैं अपन, बाहर से कुछ नहीं है, जो भी है, जो नोट्सों में मैंने पढ़ाया है वहीं से प्रश्न आए हैं, वहीं से आएंगे, एक्स्ट्रा कोई है ही नहीं। क्योंकि बोर्ड की बुक उठा लो, चाहे 10th बोर्ड की उठा लो, 12th बोर्ड की उठा लो, या उससे पहले 9th, कोई भी बोर्ड, एनसीईआरटी की कोई भी बुक ले लो, जितना है मैं ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, उन किताबों से जो है वो निकाले हैं। और ऊपर जो अपन कॉलेज के लिए भी लेते हैं कि कॉलेज में राजनीति विज्ञान की कौन कौन सी बुक है, उसमें क्या क्या उल्लेख है, वो सब उसका निचोड़, जो जहां से एग्जामिनर पर्सन निकाल सकता है, वहां से हमने ये नोट्स निकाले हैं आपके लिए। तो ये मान के चलो कि ये आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण सेशन है ना। सब बढ़िया से बढ़िया आपके लिए नोट्स तैयार करवाने के लिए हम तत्पर हैं। बस आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, है ना। अपने चैनल को सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी है। देखो, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये प्रश्न कभी कभार सीधे सीधे पूछ लेता है ना, सीधे सीधे से प्रश्न उठ के आ जाते। ये हो गया महात्मा गांधी का भारत आगमन। महात्मा गांधी को डिटेल से हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में बिल्कुल इसको डिटेल से पढ़ते हैं। आगे जैसे महात्मा गांधी का होगा, हम कांग्रेस के अधिवेशनों में पढ़ेंगे, तो उनको वहां भी एक बार पढ़ लेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 1915 से सीधा हम चलेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद में हम 1927 साइमन कमीशन देखेंगे, फिर इसके आगे हम 1935 का अधिनियम डिटेल से देखेंगे। ऐसे क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे और हम 1946 में संविधान सभा का गठन करेंगे और फिर संविधान गठन के साथ संविधान का निर्माण शुरू कर देंगे, है ना। ये आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, आपका प्यार और सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए, यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और ऐसे ही आप प्यार दिखाते रहो। चैनल को लाइक करो, कमेंट किया करो और शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो, अपने चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो। आपका सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं अगले सेशन में।